भारतीय हिमालय उनके भविष्य को कैसे देखते हैं और कौन से चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें काम करना चाहिए। हिमालय प्राचीन काल से ही भारत में एक आस्था, आध्यात्म का केंद्र रहा है। एक नया स्वच्छ कैंपेन, स्पेशल कैंपेन 4.0 स्टार्ट हुआ है। इस बारे में आपका क्या मानना है? 4.0 जो कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन के माध्यम से सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को जोड़ा गया। दिल्ली बदनाम है प्रदूषण को लेकर, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे कूड़े का ढेर हो। ऐसी स्थिति में अगर सामाजिक जागरूकता आ भी जाती है। आपने बोला कि हम यमुना को टेम्स की तरह स्वच्छ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। दिल्ली नोएडा से भी गई गुजरी होगी। कुंभ मेला में देख लीजिए, जहाँ 44 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 2.5-3 करोड़ लोग डेली आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ की सफाई देख लीजिए, नलों में पानी गंदा आ रहा है। आज देखा जाए, आधे से ज्यादा दिल्ली के घर में पानी का सूखा पड़ा हुआ है। नमस्कार, द फर्स्ट विटनेस के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हैं, साथ ही ये सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आप एनवायरनमेंट और हिमालयन इकोसिस्टम के न सिर्फ एक्सपर्ट, विशेषज्ञ और थिंकर हैं, बल्कि साथ ही एक प्रोमिनेंट वॉइस हैं जो इस बारे में बात करते हैं। अगर आज के समय के ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो अभी हाल ही में हमने देखा है कि कैसे लॉस एंजलिस में भी, जो पहाड़ और जंगल दोनों का एक समागम है, वहां पर भयंकर वाइल्ड फायर हो रही है। हिमालयन इकोसिस्टम का हाल हम देख ही रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, नई नई समस्याएं आ रही हैं। आप सर इस हिमालय के, जो भारतीय हिमालय है, उसके भविष्य को कैसे देखते हैं और कौन से चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें काम करना चाहिए? हिमालय प्राचीन काल से ही भारत में एक आस्था, आध्यात्म का केंद्र रहा है जी। और वो आज भी है। प्राचीन समय में एक तो जनसंख्या कम थी और साधन कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो पुराने जमाने में जो लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते थे, उनको ये मान लिया जाता था कि अभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए उनको बड़ी श्रद्धा के साथ विदाई दी जाती थी जी। क्योंकि पैदल जाना था, रास्ते में कुछ लैंडस्लाइड हो गया या फ्लैश फ्लड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, कुछ ऐसी तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे में उनको श्रद्धापूर्वक विदाई दी जाती थी कि अभी वापस नहीं आने वाले। परंतु आज भी 4 धाम यात्रा होता है और लोग 15 दिन के अंदर घर वापस हो जाते हैं जी। एक तो संख्या बढ़ी है, ऊपर से एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म, एक एंटरप्रेन्योरशिप का ये शेप ले लिया है कि रिलीजियस तो है ही है, साथ में उसमें एक आर्थिक दृष्टिकोण भी आ गया है, कमर्शलाइज हो गया है। ऐसी स्थिति में लोगों को सुविधाएं अधिक से अधिक मिले। इस सुविधा का सबसे बड़ा स्रोत है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी को ईज करने के लिए, सुलभ करने के लिए, अब वो भी मास लेवल पर, बड़े पैमाने पर एक्सेसिबिलिटी को सुगम बनाने के लिए, तो जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। इसलिए सुरंगें खोदी जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। जब भी सड़क बनेगा पहाड़ पे, तो डेफिनेटली है पहाड़ का इकोसिस्टम खराब होगा, क्योंकि पहाड़ को काटा जाएगा। काट करके, कोई पहाड़ पर ढाल है, ढाल को काट करके सड़क बनाया जाएगा। तो जैसे ही वहां पर एंथ्रोपोजेनिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो जो नेचुरल सेरेनिटी है वो खत्म हो जाती है। इस तरह से जैसे जैसे एंथ्रोपोजेनिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, रिस्क, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। साथ ही हिमालय पर या विश्व के किसी पर्वत तंत्र पे डबल मार पड़ रही है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, वहां बड़े पैमाने पर
जो सेरेनिटी है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। जी। दूसरी ओर जो जलवायु परिवर्तन है, और डायरेक्ट में बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से निरंतर जो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर के साथ साथ वेजिटेशन मॉइस्चर, नमी, आर्द्रता निरंतर धीरे 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 कम होती जा रही है। यही कारण है कि पूरे विश्व में, चाहे वो ब्राजील हो या अमेरिका हो या कनाडा हो या भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, पूरे विश्व में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। और ये जानकर बड़ी ताज्जुब हैरानी की बात है कि भारत में पहले, यानी 2 दशक 3 दशक पहले, सिर्फ ग्रीष्म काल में पहाड़ों पर आग लगते थे। आजकल शीतकाल में भी पहाड़ पर आग लग जा रही है, क्योंकि अधिकांश जो पेड़ है चीड़ के हैं। चीड़ के पत्ते गिरते हैं, वो ड्राईनेस करते हैं। जहां चीड़ का बगान होता है, पहाड़ को सूखा कर देता है, उसके पत्ते सूखे होते हैं, जिसके कारण जो आग लगने की वल्नरेबिलिटी है, एक्सपोजर है, वो ज्यादा होती है। इस प्रकार से दोनों तरफ से, एक तो विकास के कारण, अच्छा हमें विकास भी जरूरी है, लोग इतने रिमोट एरियाज में हैं, और साथ में हमारे देश के लिए खास करके जो भारतीय सीमाएं हैं, बॉर्डर जो एरियाज हैं, खासकर चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, वहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देश की संप्रभुता के लिए, देश के मजबूत होने के लिए हमें बॉर्डर रोड, बॉर्डर एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। और इस वजह से बॉर्डर पर पहुंचने के लिए हमें पूरे हिमालय में क्रॉस करना पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या पूरे चीन के साथ हो। और ऐसी स्थिति में जब चीन आखिरी तक पहुंच चुका है, तो उसने रोड्स बना लिए हैं। यस। तो सर, आप सॉल्यूशन क्या देखते हैं फिर ऐसी समस्या का? देखिए, इसमें 2 आयाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, एक आयाम जो गवर्नमेंट का विलिंगनेस है, अफर्मेशन है। गवर्नमेंट आज भारत में सौभाग्य से आज राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र प्रथम वाली सरकार है, जिसके कारण जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहे हैं। मैं 2018 में लेह गया था। लेह से जब हम हैनले की तरफ बढ़ रहे थे तो चुशुल तक तो सड़क मिला मुझे। चुशुल के बाद हैनले तक सड़क नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चाइना तक सड़क बनकर के रेलवे बना रहा है, और अपने पास सड़क नहीं था। शुक्र है कि कम से कम एक ऐसी सशक्त सरकार आई है जो देश के बारे में, देश को सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, और आज हैनले तक पक्की सड़क बन गई है। 2018-2025 में इतना अंतर आ गया है। अब जिस तरह से पुल बन रहे हैं सीमा पर, जिस तरह से वहां पर सुरंगें बन रही हैं, अटल टनल को एग्जाम्पल देख लीजिए। अटल टनल के जुड़ जाने से ही सीधा लेह तक का रास्ता इतना आसान हो गया और 12 मासी हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, लेकिन साथ में हमें पर्यावरण भी चाहिए। बिल्कुल, आने वाला जनरेशन के लिए भी हमें पर्यावरण को सुरक्षित छोड़ना है। और ये मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि देखिए, जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के ग्लेशियर तो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। बिल्कुल, समाप्त हो चुके हैं। यही कारण है, लघु हिमालय के ग्लेशियर समाप्त होने के कारण जो गांव का इकोसिस्टम था, जो गांव में लोकल पीरियड सोर्स ऑफ स्प्रिंग्स थे, वो शुष्क हो गए। तो जिस गांव में पानी नहीं रहा, उस गांव में जीवन नहीं बचेगा। यही कारण है कि खास करके गढ़वाल के लोग, बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर गए, क्योंकि पानी का सूखा पड़ गया। न खेती कर पा रहे हैं, न पानी पीने योग्य मिल पा रहा है। या तो वो घाटी में नीचे पलायन कर रहे हैं, या फिर बड़े शहरों की तरफ पलायन कर जा रहे हैं। इसलिए हजारों गांव अबेंडन्ड विलेज बन चुके हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि दोबारा से पंधेरा कार्यक्रम करके, वाटर शेड मैनेजमेंट करके, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट करके पानी को बचाया जाए और दोबारा गांव को बसाया जाए। इसमें सफलता भी मिल रही है। और उत्तराखंड के गांव में तो चलो अपने गांव, एक पूरा मुहिम चल पड़ा है। और वहां पर बड़े पैमाने पर
चाल खाल परियोजना सरकार चला रही है। उस चाल खाल परियोजना के माध्यम से फिर पानी की अवेलेबिलिटी होती जा रही है, खेती बढ़ती जा रही है, लोग अपने गांव को वापस आ रहे हैं। अच्छा, ओके। आप सरकारी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। जब हम हिमालयन इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट देखते हैं तो इसमें स्वच्छता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अभी फिलहाल एक नया स्वच्छता का कैंपेन, स्पेशल कैंपेन 4.0 स्टार्ट हुआ है। इस बारे में आपका क्या मानना है? ये बहुत ही पुनीत कार्यक्रम है। एक तरह से जो क्लीनलीनेस लिटरेसी आप इसे कह सकते हैं जी। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिनोनिम्स हो गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, उसके एक कड़ी आगे जुड़ करके मास इन्वॉल्वमेंट पब्लिक लेवल पर यह प्रक्रिया बहुत ही पुनीत है और सबको जोड़ने वाली है। पहले क्या था कि साफ सफाई करना एक सरकारी नौकरी का केंद्र था। अच्छा, इसके कारण क्या था कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं था। इसलिए घर में, पड़ोस में, हर जगह गंदगी होता था। इसी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लोग अपने घर के झाड़ू लगाते थे और सड़क पर लाकर कूड़ा छोड़ देते थे। जी। अपना घर तो साफ कर दिया, लेकिन जो पब्लिक प्लेस है उसको गंदा कर दिया। जी। ये जो 4.2 4.0 जो कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन के माध्यम से सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को जोड़ा गया है। अच्छा। इसके माध्यम से अब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कोई ना कोई गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं। गांव में जाकर के लोगों को स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के ले जाकर के गांव में सफाई करवा रहे हैं, जिससे गांव के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। उस गांव में जो सदियों का कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े का भंडार है, वो सब साफ हो जा रहा है। वहां हरियाली हो रही है। अच्छा। वहां पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से पूरे राष्ट्र स्तर पर यह मुहिम सफाई का चलाया जा रहा है और एक कल्चर, सफाई का कल्चर, ये जो संस्कृति है सफाई का, ये जनमानस में प्रवेश करे। ये बहुत बड़ा परियोजना है जो जनमानस को सफाई का संदेश दे रहा है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूं। यही भारत देश के लोग जब स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, वहां जाकर के बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जरा सा भी गंदगी नहीं करते, गुटखा खाकर नहीं फेंकते, अंकल चिप्स खाकर पैकेट नहीं फेंकते, पानी पीकर बॉटल नहीं फेंकते, क्योंकि वहां कानून बहुत सख्त है। साथ में वहां पर अवेयरनेस है। बिल्कुल, सरकार नहीं, वहां का आम आदमी आपको टोक देगी कि क्या कर रहे हैं आप। यही कल्चर भारत में भी शुरू होगा। लोग गंदगी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। यदि कोई गंदगी करेगा तो उसके लिए वॉलंटियर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो देखेगा, जो वहां पे खड़ा है पब्लिक, वही टोकेगा कि आप क्या करें भाई साहब, ये गलत है, यहाँ गंदगी करना ठीक नहीं है। इस तरह से एक जन मुहिम बन जाएगा और फिर पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। सर, आप सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट को लेकर, स्वच्छता को लेकर, पर मैं इससे थोड़ा सा अलग, अगर राजनीतिक जागरूकता की बात करूं, देखिए दिल्ली में इलेक्शन का पूरा माहौल है, चल रहा है, जल्दी होने वाले हैं, पर दिल्ली बदनाम है प्रदूषण को लेके, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे कूड़े का ढेर हो। ऐसी स्थिति में अगर सामाजिक जागरूकता आ भी जाती है, पर इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक जागरूकता नहीं है, इन पर वोट नहीं पड़ रहे हैं सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र की, राज्य की, आसपास के राज्यों की, अगर वो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर उतना जागरूक नहीं है, उतना प्रॉम्प्ट नहीं है, उस स्थिति में क्या सिचुएशन बनती है? देखिए, दिल्ली की जो सफाई है, ये उस रथ की तरह जिसमें 2 पहिए हैं। एक सरकार, एक जन समुदाय। अच्छा, दोनों का सहयोग चाहिए इसमें। इसमें सबसे पहले तो सरकार की दृढ़ता चाहिए। सरकार हमें एक टर्म और दे दो कह करके, प्रॉमिस करके सरकार तो बना लेते हैं।
लेकिन देखा जाए, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर, किसी की फेवर नहीं करें, जी। लेकिन जो पूर्ण सच्चाई है हम उसकी बयां कर रहे हैं। हम्म। आपने बोला कि हम जमुना को टेम्स की तरह स्वच्छ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, आपको वोट मिला। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली नोएडा से भी गई गुजरी हो गई। यूपी इतना बड़ा राज्य है, आप वहां जाकर देख लीजिए। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो आप कुंभ मेला में देख लीजिए, जहां 44 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 2.5-3 करोड़ लोग डेली आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां की सफाई देख लीजिए। ये तो सब सरकारी विलनेस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्लानिंग किए हैं और उसको कितना इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। सिर्फ जबानी खर्च से काम नहीं चलेगा। यदि आपने प्रॉमिस किया तो आपको एक टर्म नहीं, दूसरा टर्म भी मिला, अब तीसरा टर्म मांग रहे हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सरकारी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी दिखा रही है। यदि सरकारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो 5 साल के अंदर दिल्ली सचमुच में स्वच्छ हो गया होता। और जब सरकार दृढ़ होगी, कड़े नियम बनाएगी, तो जनता भी उसको फॉलो करती है। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि स्वच्छ हो, अच्छे शुद्ध हवा में सांस लें, अच्छे पानी पीने को मिले। अरे आप पानी के बिल तो साफ माफ करने की बात करें, पानी दे नहीं रहे हैं, नलों में पानी गंदा आ रहा है। आज देखा जाए आधे ज्यादा दिल्ली के घर में पानी का सूखा पड़ा हुआ है और गंदा पानी आ रहा है। लोग खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में एक दृढ़ इच्छा वाली सरकार चाहिए जो जमीन पर प्लान करके उसको इंप्लीमेंट कर सके। जब तक प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक दिल्ली की आबो हवा साफ नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है कि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ जन सहभागिता। अच्छा। और हमारा तो दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट है कि एक बार ऐसी सरकार लाएं, मौका दें, जिससे कि क्या पता सचमुच दिल्ली की हवा ठीक हो जाए, साफ हो जाए। आपने किसी को 2 बार मौका दिया, किसी को 1 बार मौका देकर देखो, 5 साल में कितना परिवर्तन नजर आता है। एक एग्जांपल तो मैं जरूर कहूंगा कि दिल्ली में कितना पॉपुलेशन है, 1.5 या 2 करोड़। और यूपी में चले जाइए, देश का सबसे जनघन आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर भी आप किसी भी जगह चले जाइए यूपी में, आप बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली का बॉर्डर है, नोएडा में चले जाइए, वहां की सड़कें देख लीजिए और दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो चाहे सड़क हो, चाहे नाले हो, सब नाले कचरे से भरे पड़े हैं। हर साल बारिश होते दिल्ली डूब जा रही है। पहले भी तो बारिश होती थी दिल्ली में, पर जल निकास की सुविधा होती थी, काम होता था। पहले लड़ाई क्या कहते थे, सरकार तो मेरी लेकिन एमसीडी की किसी और की है। अब तो दोनों सरकार आपकी थी 5 साल से। दिल्ली को थोड़ा दृढ़ इच्छा के साथ, जैसे दिल्ली के लोगों से वोट ले रहे हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। तभी ईमानदार सरकार जो जमीन पर कार्य करे, योजना बनाए और योजना का क्रियान्वयन भी हो। देखिए, इतना बड़ा मुहिम कुंभ मेला संभव नहीं था। कितनी दृढ़ इच्छा होगी, वहां मुख्यमंत्री जी खुद जा करके सारे चीज का शुरू से अंत तक तैयारी करवाए, और आज उसका सुखद परिणाम देखा जा रहा है। पूरे विश्व में कुंभ मेला विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। डिसिप्लिन से लेकर, सफाई से लेकर के भोजन तक हुआ है ना जी। वो तभी संभव हो पाएगा दिल्ली की सफाई, जब यहाँ पर एक ईमानदार सरकार आए जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करे और जमीन पर कार्य करे। सिर्फ हवाई बात करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के परे अगर हम विश्व की बात करते हैं, आपने पहले भी ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया था। देखिए, अमेरिका में ट्रंप आ चुके हैं और उन्होंने आते ही पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका को वापस ले लिया। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड या ओवरऑल जो यूएनएफसीसी का कन्वेंशन है, ये स्पेशली विकासशील देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका अगर वापस लेता है तो आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं, और भारत जैसे बाकी देशों को आगे अब इसमें क्या करना चाहिए? बेशक से आज अमेरिका पेरिस समझौता से अलग हुआ है, कॉप से अलग हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका पर
वैश्विक दबाव पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करके आप अपने आप को तो विकसित कर लिए, जी। उसी विकसित होने की जो कड़ी है पश्चिमी देशों का, जी। आज पूरा विश्व भुगत रहा है। बिल्कुल। यदि आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो आज के क्रियाक्रम के चलते नहीं हो रहा है। जी। ये पिछले कई 100 सालों से जो कार्बन एमिशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट अमेरिका का है। बिल्कुल। आप अपने आप को तो विकसित कर लिया और आज अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो पूरे विश्व का दबाव पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। आज नहीं तो कल अमेरिका को जुड़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आज यूरोप और साथ में जो ग्लोबल साउथ है जी, धीरे 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 ये सशक्त हो रहा है। ग्लोबल साउथ और जो इंडिया पैसिफिक है जी, इन रीजन में भी कई आयाम उभर रहे हैं। ये आयाम उभर करके कहीं न कहीं अमेरिका को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि आज अमेरिका बेशक सुपर पावर है लेकिन ग्लोबल सिनारियो बदल रहा है जी। ऐसे बदलते परिवेश में वो अपने आप को हाल अलूफ कटा हुआ महसूस नहीं कर सकते। तीसरी बात, जो भी पर्यावरण का ह्रास हुआ है जी, ये उनके भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एल गोर महोदय की एक पुस्तक है। अच्छा, एन अनकन्वीनियंट ट्रूथ जी। उस पुस्तक में उन्होंने बड़ी भांति चर्चा की है और उन्होंने कहा भी है कि जब तक पिछड़े देशों के बच्चे भूख से रोएंगे उनकी मां पर्यावरण का ख्याल किए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर बच्चों का पेट भरेंगे। ये परम सत्य, कटु सत्य है। जिस मां का बच्चा भूखा रोएगा मां से बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मां पर्यावरण को ना देख करके कोई भी पेड़ हो काटेगी, कुछ भी करेगी, बच्चे का पेट भरेगी। तो जो दुष्प्रभाव पर्यावरण पे पड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण जो पश्चिमी देश रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका के ही एक अर्थशास्त्री थे रोस्टो जी ने एक मॉडल दिया था आर्थिक विकास का, जिसमें पूरे विश्व के देशों को अलग अलग पायदान पर रखे थे। और आज अमेरिका यूरोप के जो देश हैं वो लास्ट पायदान पे है, स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। जितने स्रोत में पिछड़े देशों, तीसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां के 50 लोगों के बराबर अमेरिका यूरोप के एक आदमी का खर्चा है। इतना अंतर है। बिल्कुल। आमदनी पर, एक्सपेंडिचर पे जी। आज अमेरिका यूरोप में जितना खाना बर्बाद होता है उस खाने से अफ्रीका के कई देश का पेट भर सकता है। तो आज वो स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन पे हैं, तो कैसे पहुंचे हैं? इसी पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करते हुए। ये पश्चिमी देशों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन संसाधनों का उपयोग करके विकसित हुए हैं, जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है, उस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन होने से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ग्लोबल वार्मिंग अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं देखती। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को, पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित कर रही है, जिसमें विकसित, विकासशील और पिछड़े देश सभी प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का और ग्लोबल वार्मिंग का वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर हो रहा है, विकासशील देशों पर हो रहा है। और ये नहीं, इसका परिणाम वो भी भुगत रहे हैं। ये कैलिफोर्निया की जो आग है, बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कैलिफोर्निया के पहाड़ की भी जो आर्द्रता है वो कम हुई है, जिसके कारण आग की इतना भयानक वहां पर विभत्सना देखी जा रही है। तो COP29 हुआ और अमेरिका अपने आप को अलग किया, लेकिन ये पूरा विश्व इसकी आलोचना करता है और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि चाहे वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो या ट्रांसफर ऑफ फंड हो, इसके माध्यम से खास करके जो पिछड़े देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको ये सतत निर्बाध इनको साथ में रखना पड़ेगा। मतलब भारत को इस चीज पर ज्यादा पुश करने की जरूरत है, दबाव डालने की जरूरत है और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम बात करते हैं उससे आगे परस्यू करने की जरूरत है। सर, आप
शिक्षक भी हैं, टीचर हैं, फैकल्टी हैं। तो मान लीजिए इनसे परे हम एक बात करें आज के युवाओं के क्षेत्र में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 4-5 वर्ष पहले आई थी, इसके रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो विशेषता मेरे दिल के करीब है और इस पर बहुत कुछ किया जा रहा है। तो आप आगे के भविष्य को, जो हम चाहे विकसित भारत का स्वप्न लेकर चलते हैं या जो आगे आने वाली सदी है, इस सदी में भारतीय युवाओं के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो, आप इस ओवरऑल भविष्य को और परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं? मिश्रा जी, आप ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ना आप जब ढूंढेंगे तो आपको इतनी प्रसन्नता होगी जान करके कि जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो लोग शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, आप उनके भविष्य को लेकर देखिए। जो संपन्न लोग हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यूके में, लंदन में पढ़ रहे हैं, वो तो कहीं भी पढ़ा लेंगे। बिल्कुल। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो गरीब हैं, जैसे सरकारी सेवाओं में हैं, खास करके मान लो आर्मी में पता चला कि जहां ट्रांसफर हुआ वहां जाकर पढ़ने लगे। बिल्कुल। तो बच्चों का क्या होता था उनके कि जैसे बीए प्रोग्राम या बीए में पढ़ रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, उन्हें 2 साल पढ़ लिया और आखिरी साल किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो उनका 2 साल बर्बाद हो जाता था। किसी कारणवश घर में किसी की डेथ हो गई, ऐसे बहुत परिवार में अचानक डेथ हो जाती है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, 2 साल पढ़ने के बाद अब वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका 2 साल का जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाता था। आज क्या होगा, 2 साल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, उसका 2 साल का बैंक, ABC कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसका 2 साल का बैंक इकट्ठा हो गया। अब वो 2 साल 4 साल बाद अपने आप को समर्थवान किया, सक्षम किया, अपने आप को मजबूत किया, फिर से पढ़ाई शुरू कर सकता है। तो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री, कोई बाधा पड़ा, छोड़ दिया पढ़ाई, लेकिन जब उसके पास मौका मिला फिर ज्वाइन कर लिया, तो उसका जो मेहनत किया हुआ 1 साल 2 साल का समय वो बेकार नहीं होगा, वो उससे काम आएगा, उससे शिक्षा जरूर पूरी होगी। यह है भारत देश के स्वर्णिम भविष्य का, वास्तव में यही अमृत काल है जो वंचित लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये शिक्षा नीति है। इसमें जो समर्थवान हो तो कहीं भी पढ़ा ले रहे हैं, इंडिया पढ़ा लेंगे, विदेश में भेज के बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं। यह नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, यह नीति उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी कारण से शिक्षा ड्रॉप आउट हो जाते थे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि ड्रॉप आउट्स नहीं होंगे। कभी ड्रॉप आउट हुआ दोबारा फिर बीच में ज्वाइन कर लेंगे। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है, जिस देश में रह करके अपने देश के बारे में नहीं जाना विद्यार्थी, उसका शिक्षा बेकार होता था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कम से कम एक राष्ट्रीयता का बोध है, देश के बारे में जानने का बोध है। जो वैल्यू एडेड कोर्स है, इनके माध्यम से देश के बारे में जानना, ऐसे बहुत सारे विभूतियां जो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते गुमनाम हो गए, जिन्हें अनसंग हीरोज कहते हैं। मैं खुद बताऊं, सबसे पहली बार जब माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब सुहेल देव एक्सप्रेस चलाई, राजा सुहेल देव को नाम लिया। मैं यूपी का हूं, मुझे खुद नहीं पता था कि राजा सुहेल देव कौन थे, जबकि उनके बारे में पढ़िए अब तो कितना सब कुछ आ रहा है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। ऐसे झलकारी देवी के बारे में, ऐसे बहुत सारे नाम है जो हमारे विद्यार्थियों को बताया नहीं जा रहा था, पढ़ाया नहीं गया, अनभिज्ञ है, उनके बारे में नहीं पता। तो कम से कम भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीयता का बोध, राष्ट्र के बारे में सोचना, आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से एक चमक दमक की दुनिया में खो गई थी, www. की लाइफ में आ गई थी, अपने परिवार के बारे में नहीं पता,
जिस तरह से परिवार संकुचित हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जी। उस तरह से पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न केवल एक नई शिक्षा नीति वंचितों गरीबों के लिए है, बल्कि ये बड़े पैमाने पर जन समुदाय को राष्ट्र से जोड़ने का है। ओके। और ये पूरे देश में जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे। जी। रोजगार न मिलकर सिर्फ नौकरी की तलाश में रहना छोड़ करके कौशल विकास की ओर देख रही है। युवाओं का कौशल विकास करना, जिसके कि नौकरी ना ढूंढ करके नौकरी देने वाले बने, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक जमीन से जुड़े हुए लोगों से लेकर के विकसित श्रेणी के लोगों तक सबके बीच में कड़ी है, लिंक है। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है, जो हृदय को छू लेने वाली बात है, राष्ट्रीयता का बोध, पिछड़े वंचित लोगों के लिए फायदा, खास करके गरीब जनता के लोग जो ड्रॉप आउट हो जाते थे गरीबी के कारण, किसी ट्रांसफर हो जाने के कारण, किसी भी कारण से जिनकी शिक्षा छूट जाती थी, वो दोबारा से शिक्षा ले सकेंगे और अपने जीवन में कामयाब हो सकेंगे। इंटरेस्टिंग स्पेशली इसके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और हमने इम्पोर्टेंट बात यह कि बहुत सारे मुद्दों पर बात की और आपने सभी पर सफाई से अपनी बातें रखी। आप सभी का इस पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे जी, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फैकल्टी हैं और साथ ही सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।